गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला पढ़ लिया था, आज हम उसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो सिंपल ही आएंगे, ठीक है, ज़्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे। जैसे कि जैसे कि एक न्यूमेरिकल है, उसमें आपको जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 1.38 ग्राम पर 100 ml, और जो ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितनी दे रखी है 7.05 डिग्री, और जो लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब है वो कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अब 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब जो पोलैरिमीटर ट्यूब है उसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, उसको जब हम डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी 2.5 डेकामीटर, ठीक है। तो ये रहेगा इसमें। अब हमारे पास सारे फैक्टर्स हैं। अब इसने बोला है कि फाइंड आउट द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दैट ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो अब स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू अल्फा बाई एल इंटू सी। व्हेन कंसंट्रेशन इज गिवन, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज गिवन इन ग्राम पर 100 ml, तो वही दिया है यहाँ पे। तो स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू 100 इंटू अल्फ़ा बाई एल इंटू सी। नाउ अल्फ़ा की वैल्यू क्या रख देंगे हम 7.05 डिग्री, एंड लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब इन डेकामीटर इज 2.5 डेकामीटर, एंड कंसंट्रेशन इज 1.38 ग्राम पर 100 ml। तो यहाँ से जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 204.347 डिग्री। तो ये स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू हो जाएगी उस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको मोस्टली इसमें से इसी फॉर्मूला के बेसिस पे पूछे जाएंगे, ठीक है। या तो इसमें स्पेसिफिक रोटेशन निकालनी होगी, या फिर स्पेसिफिक रोटेशन दी होगी, कंसंट्रेशन दी होगी, लेंथ दी होगी, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन निकालना होगा, या फिर कई बार यूँ होता है किसी न्यूमेरिकल में कंसंट्रेशन भी निकालनी रह सकती है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन अगर ग्राम पर लीटर में निकालनी भी हो सकती है, ठीक है। तो हम इस तरह से मतलब इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आपको मल्टीपल चीज़ें निकालने को पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल दिया है, इसमें हमें कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में निकालनी है। यूजुअली जो हम न्यूमेरिकल्स में रखते हैं वो हम ग्राम पर 100 ml में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हम निकालेंगे वो ग्राम पर लीटर में निकालेंगे, ठीक है। एंड ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन इज 5.37 डिग्री एंड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, एंड द स्पेसिफिक रोटेशन इज गिवन विच इज 75.44 डिग्री, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें बाकी सारे फैक्टर्स दे रखे हैं, दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन इज गिवन, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन इज गिवन, एंड लेंथ इज गिवन, एंड कंसंट्रेशन वी हैव टू फाइंड इट, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम जो कंसंट्रेशन निकालते हैं वो ग्राम पर 100 ml में निकालते हैं। तो जो कंसंट्रेशन निकलेगी यहाँ पे, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो कंसंट्रेशन जो निकलेगी वो ग्राम पर 100 ml में निकलेगी। बट जो हमें क्वेश्चन में पूछा है हमें कंसंट्रेशन निकालनी किस में है, ग्राम पर लीटर में निकालनी है। तो यहाँ पर हम जो कंसंट्रेशन निकाल देंगे ग्राम पर लीटर में निकाल देंगे, ठीक है। ग्राम पर 100 ml में दी है, हमें ग्राम पर लीटर में निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अब पर 100 ml है, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ 3 डेसिमल है तो 1000 यहाँ से उतरेगा, तो इस तरह से 35.12 ग्राम पर लीटर इसके लिए कंसंट्रेशन आएगी। तो आपको क्वेश्चन की डिमांड समझनी है कि उसमें निकालना क्या है, ठीक है। उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़े तो वो भी हमें करना पड़ सकता है, ठीक है ना। एक आपके क्वांटम में एक टॉपिक है, जैसे कि क्वेश्चंस में पूछा गया है, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो ये वाली इक्वेशन है, ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होती है, कर्ल स्क्वायर साई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर साई बाई कर्ल वाई स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर साई बाई कर्ल जेड स्क्वायर। क्योंकि 3 डायमेंशनल में है तो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स हम मान के चल रहे हैं, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, दैट इज स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स,
ठीक है ना। अब इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर थीटा फाई, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इस कार्टेशियन इक्वेशन को हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोलर कोऑर्डिनेट हैं वो आर थीटा एंड फाई होंगे। तो इसको हम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, 1/r²। अब ये इसमें कन्वर्ट कैसे हुआ वो आपको नहीं करना, ठीक है, कि वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट इतना ये इक्वेशन एज इट इज़ आप क्रैम कर लेना। ठीक है, तो 1/r² कर्ल बाय कर्ल r² कर्ल साई बाय कर्ल r प्लस 1/r² साइन थीटा डॉट कर्ल बाय कर्ल थीटा इंटू साइन थीटा डॉट कर्ल साई बाय कर्ल थीटा प्लस 1/r² साइन थीटा, ठीक है, कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल फाई स्क्वायर प्लस 8π² me/h² इंटू e माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको एज इट इज़ लर्न कर लेनी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बताएं तो आप ये बताएंगे। अगर आप स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स बताने को बोला जाए तो आप ये एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब फर्स्ट नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड्स में जो दोनों एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर करेंगी। ठीक है, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा नहीं होगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कोई एक एटम अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, ऐसे नहीं होगा, दोनों ही उस इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, सो नॉन पोलर कंपाउंड्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये H2 मॉलिक्यूल है। सिमिलरली इन केस ऑफ F2 एंड Cl2, F2 और Cl2 के केस में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी दोनों के द्वारा इक्वली शेयर किए जाएंगे, क्योंकि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। सेम फॉर Cl2, क्योंकि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एटम्स इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है ना, इक्वली शेयर करेंगे। तो ये किसकी कैटेगरी में आएंगे, नॉन पोलर कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसमें एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम HCl का एग्जांपल लें तो इसमें Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज़्यादा है। ठीक है, तो Cl पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और H पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ HCl। Thus the bond formed between the dissimilar atoms is called polar covalent bond। तो जो डिसिमिलर एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये जो पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो जो ये पार्शियल पोलैरिटी जनरेट होती है, इसी वजह से हम इसको किसकी कैटेगरी में रखते हैं, पोलर कंपाउंड्स की कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ पे नॉन पोलर कंपाउंड्स नहीं आएगा, पोलर कंपाउंड आएगा, ये पोलर कंपाउंड है। ठीक है, दस द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द डिसिमिलर एटम्स इज कॉल्ड, तो डिसिमिलर एटम जो एक जैसे नहीं हैं इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायपोल, और उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोल देते हैं, डायपोल बोल देते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऑन इट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट, तो ये एक डायपोल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट। नाउ नेक्स्ट इज डायपोल मूवमेंट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल के डायपोल मूवमेंट के बारे में क्या कहते हैं, द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट बेसिकली डिफाइन क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ पोलैरिटी को डिफाइन करने के लिए हम क्या बोल देते हैं, डायपोल मोमेंट। किसी मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ पोलैरिटी को कौन डिफाइन करता है, डायपोल मोमेंट डिफाइन करता है। So it is defined as the product of charge on each end of the molecule and the average distance between the center of nuclei। तो ये है डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन।
ठीक है। तो डायपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ पोलैरिटी को डिफाइन करता है। नाउ डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन ईच एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन ईच एंड ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई and the average distance between the center of nuclei or bond length of the molecule. ठीक है। So basically dipole moment is defined as the distance between the or bond length of the molecule, a distance between two dissimilar atoms and charge. ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट क्या देता है हमें, डायपोल मूवमेंट देता है। वेयर म्यू इज द डायपोल मूवमेंट, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई एंड क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है। कंसीडर अ पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल एक्स वाई इन विच एटम वाई एक्वायर्स अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज del negative on it, while atom X acquires a slight positive charge that is plus del on it, and D is the distance between the center of their atomic nuclei. जो D होगा वो उनके एटॉमिक न्यूक्लियाई के सेंटर के बीच में डिस्टेंस होगा। द डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल एक्स वाई इज गिवन एज, तो जो डायपोल मोमेंट होगा मॉलिक्यूल का एक्स वाई वो क्या होगा, दैट इज म्यू इज इक्वल टू डी इंटू प्लस माइनस क्यू। ठीक है, वेयर म्यू इज द डायपोल मोमेंट एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई एंड क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। बट फॉर ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल वी हैव क्यू इज इक्वल टू 0 एंड म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, Q 0 होगा। अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है मीन्स उसमें पोलैरिटी नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए जो Q होगा वो 0 होगा और जो म्यू होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें चार्ज ही क्रिएट नहीं हुआ तो उस पर चार्ज कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो म्यू भी क्या होगा, उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसके लिए डायपोल मोमेंट 0 होगा, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल के लिए जो डायपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। अब अगर हम एक स्टैंडर्ड मान के चलें कि जो दो न्यूक्लियाई हैं उनके बीच में, अगर स्टैंडर्ड मान के चलें कि उनके न्यूक्लियाई के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर होगा, और जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 10⁻⁻10 ESU होगा। ये हम स्टैंडर्ड और रेफरेंस मान के चल रहे हैं। तो 1 dB इज इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो 1 dB किसके इक्वल होगा, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर के इक्वल होगा। दिस इज द यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट। ठीक है, सो dB इज द यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ द डायपोल मूवमेंट। नाउ द डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन। तो जो डायपोल मूवमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मूवमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है कि उसकी मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, सो म्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंटिंग एन एरो फ्रॉम एन पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अब डायपोल मूवमेंट की डेफिनेशन आपको करनी है, डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला करना है, डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है आपको वो करना है, नेचर ऑफ डायपोल मूवमेंट के बारे में बताना है। नेचर ऑफ डायपोल मूवमेंट के बारे में ये बताना होता है कि डायपोल मूवमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सो इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो म्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंटिंग एन एरो फ्रॉम अ पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। तो म्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय पॉइंटिंग एन एरो फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे HCl है, ये क्या है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल है तो अब H क्या है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू Cl। तो H पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और Cl पे नेगेटिव चार्ज। तो जो डायपोल मूवमेंट वेक्टर की हम डायरेक्शन दिखाते हैं वो फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड शो करते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड शो करते हैं। नाउ डायपोल मूवमेंट ऑफ ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हमें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डायपोल मूवमेंट फाइंड करना है, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एवरी 2 बॉन्डेड एटम्स हैज़ देयर इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट। वो जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें एवरी 2 बॉन्डेड एटम्स का क्या होता है,
इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट होता है। दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड मूवमेंट। सो डायपोल मूवमेंट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हम क्या बता सकते हैं कि दैट एवरी टू बॉन्डेड एटम्स हैज़ देयर इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो वहाँ पे मोर देन 2 एटम्स हैं और हर 2 एटम का एक अपना इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट होगा और उस इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट को क्या बोल देते हैं, बॉन्ड मूवमेंट। हैंस द डायपोल मूवमेंट ऑफ ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज द रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंट बॉन्ड मूवमेंट्स। ठीक है, रिजल्टेंट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स। तो रिजल्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स। सिंस डायपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच हैज़ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, तो हर बॉन्ड मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, उस पर भी डिपेंड करेगा इसका रिजल्टेंट। जैसे अगर हम एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें XY2, ठीक है, दैट कंटेन्स 2 XY bonds separated by an angle theta. The dipole moment of the molecule is mu is equal to 2 mu XY cos theta by 2. ठीक है, so this is a triatomic molecule. तो एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है जैसे कि हमारे पास XY2 है जिसके पास 2 XY bonds हैं separated by an angle theta. Now the dipole moment of the molecule is dipole moment of the molecule mu is equal to 2 mu XY cos theta by 2. Now this is a triatomic molecule XY2. ठीक है, now theta is the angle between YXY. ठीक है, और जब हम एक डायगनल लेंगे तो वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। अगर हम एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में ले रहे हैं तो जो डायगनल होंगे वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये हाफ एंगल क्या होगा, थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास म्यू XY हो गया और ये हमारे पास म्यू हो गया। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट डायपोल होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 म्यू XY कोस थीटा बाय 2 फॉर अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ टाइप XY2। तो ये आप एज इट इज़ लर्न कर लेना। ये कैसे आया, कहाँ से आया, अभी इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो प्लीज़ मेमोराइज इट। ठीक है, बट अगर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, अब वो तो जो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल था वो कैसा था, XY2 टाइप था। ठीक है, नाउ देयर इज़ अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल XYZ with 2 bonds like XY and XZ having bond moments mu1 and mu2. It is inclined at an angle of theta. The dipole moment of the molecule will be, तो डायपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का क्या होगा, अगर हम नेट डायपोल मोमेंट की बात करें, म्यू नेट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा। ठीक है, सो अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ XYZ टाइप हैज़ अ नेट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ZXY। ठीक है ना, तो इसको भी आपने एज इट इज़ मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमें वो कोई न्यूमेरिकल करने को देता है, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करते हैं तो जो वाटर का डायपोल मोमेंट है उसने नेट डायपोल मोमेंट यानी म्यू की वैल्यू दी है। ठीक है, वो कितनी है, 1.85 dB, इन विच OH बॉन्ड आर डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 104.5 डिग्री। ठीक है ना, तो जिसमें जो OH बॉन्ड है वो डायरेक्टेड है 104.5 डिग्री की तरफ। द बॉन्ड मोमेंट ऑफ OH बॉन्ड इज गिवन बाय द यूज ऑफ द इक्वेशन म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू OH स्क्वायर प्लस म्यू OH स्क्वायर। जैसे वाटर होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और इसके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 104.5 डिग्री। ठीक है, तो अब जो ये वाटर है इसके बीच में जो HOH बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 104.5 डिग्री। तो जो नेट डायपोल मोमेंट होगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू OH स्क्वायर प्लस म्यू OH स्क्वायर प्लस 2 म्यू OH स्क्वायर कोस 104.5 डिग्री। ठीक है, नाउ म्यू इज इक्वल टू 1.85 जो होगा इसका वो नेट डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 म्यू OH स्क्वायर प्लस 2 म्यू OH स्क्वायर कोस 104.5 डिग्री। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 म्यू OH स्क्वायर, तो 2 म्यू OH स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 प्लस कोस 104.5 डिग्री बचेगा यहाँ पे। ठीक है,
स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू ओ एच डॉट स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 प्लस कोस 104.5 डिग्री का पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, हमने निकालना क्या है, म्यू ओ एच निकालना है। कोस 104.5 डिग्री की वैल्यू हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी म्यू ओ एच की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास ये इतना वैल्यू आ जाएगा। अब जो डीबे होता है अगर हमें उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 डीबे किसके इक्वल होता है, 3.33 इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 1 डीबे इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 1 डीबे अगर हमें डीबे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो अगर क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि डायपोल मोमेंट सेंटीमीटर्स में निकालो, अगर डीबे में बोला है तो इसमें निकाल सकते हैं, और अगर किसी में भी नहीं बोला तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको डीबे तक भी रख सकते हैं और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बट ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें परसेंटेज आयनिक करैक्टर ऑफ ए बॉन्ड निकालना हो, बॉन्ड लेंथ ऑफ ओ एच बॉन्ड, ठीक है, तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर हम कैसे निकालेंगे कि कितना आयनिक करैक्टर है ओ एच बॉन्ड में, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ म्यू ओ एच बाई म्यू आयनिक इंटू 100। तो उससे पहले हमें म्यू आयनिक निकालना पड़ेगा। अब म्यू आयनिक क्या होता है, म्यू आयनिक इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻, म्यू आयनिक अगेन म्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, दैट इज़ क्यू इंटू डी वाला। ठीक है, तो अब हमारे पास Q किसके इक्वल होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड डिस्टेंस क्या होगा 96 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है ना, तो हमारे पास ये हो जाएगा, तो म्यू आयनिक ये होगा, तो म्यू आयनिक इज इक्वल टू 1.538 इंटू 10⁻⁻29 मीटर। तो ये हमारे पास म्यू आयनिक आ जाएगा। Therefore the percentage ionic character is mu OH by mu ionic into 100। तो mu OH किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमने पहले निकाला है, दैट इज़ 1.51 इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर, एंड म्यू आयनिक इज इक्वल टू, ये अब मीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे -27 आ जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे -27 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आयनिक करैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा।